हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम एनसीईआरटी के चैप्टर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट के एनालिसिस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी अंडरस्टैंड व्हाट इज द मेजरमेंट। तो मेजरमेंट क्या होता है? मेजरमेंट की अगर डेफिनेशन की बात करें तो टू मेजर द अननोन क्वांटिटी विथ अ सर्टेन नोन क्वांटिटी आर नोन एज द मेजरमेंट। कि किसी भी अननोन क्वांटिटी को किसी एक सर्टेन नोन क्वांटिटी से मेजर करना, कंपेयर करना ही क्या कहलाएगा? मेजरमेंट कहलाएगा। दैट मीन्स इफ वी टॉक अबाउट द डेफिनेशन ऑफ द मेजरमेंट, सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द मेजरमेंट? दैट मीन्स दैट टू कंपेयर द अननोन क्वांटिटी विथ अ सर्टेन नोन क्वांटिटी इज कॉल्ड मेजरमेंट। तो अगर हम यहाँ पर डेफिनेशन लिखें मेजरमेंट की, तो मेजरमेंट की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? टू कंपेयर the unknown quantity with a certain known quantity is called measurement। तो मेजरमेंट हमारा क्या हो जाएगा? किसी भी अननोन क्वांटिटी को किसी एक नोन क्वांटिटी से कंपेयर ही करना क्या कहलाएगा? मेजरमेंट कहलाएगा। जैसे अगर हम बात करें इस बोर्ड की बात करें, तो अभी हमें ये नहीं पता है कि इस बोर्ड की लेंथ क्या है या ब्रेथ क्या है, तो हम इसको क्या करेंगे? इसको कंपेयर करेंगे विद द हेल्प ऑफ द मीटर स्केल्स। तो उसके बाद में हमको ये पता चलेगा कि ये 1 मीटर का है या फिर हमारा 2 मीटर का है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने इसको कंपेयर किया, हमें ये पता था कि 1 मीटर स्केल जो है वो स्टैंडर्ड है जिससे हम इसको मेजर करेंगे, इसकी लेंथ क्या है या फिर इसकी ब्रेथ क्या है, तो वो कहलाएगा हमारा मेजरमेंट। तो मेजरमेंट की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? टू कंपेयर द अननोन क्वांटिटी विद अ सर्टेन नोन क्वांटिटी इज कॉल्ड मेजरमेंट। अगर हम बात करें यूनिट्स की, तो यूनिट्स भी एक तरीके से ऐसे हैं कि कई सारी हमारी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिनको हम क्या करेंगे? मेजर करेंगे। तो उसके लिए मेजर करने के लिए उनकी यूनिट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो यूनिट्स क्या होती हैं? तो यूनिट्स का मतलब बस ये एक तरीके से हम कह सकते हैं कि कंपैरिजन करना किसी एक स्टैंडर्ड से, जो भी हमारा इंटरनेशनली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड जो रहेगा, रेफरेंस स्टैंडर्ड रहेगा, उससे कंपेयर ही करना क्या कहलाएगा? यूनिट्स कहलाएगा। सो इफ वी टॉक अबाउट द व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द यूनिट्स, सो यूनिट्स दैट मीन्स मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। इसका मेजरमेंट फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट, फिजिकल क्वांटिटी इन्वॉल्व्स कंपैरिजन विथ certain internationally accepted reference standard called यूनिट। तो यूनिट की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? एक तरीके से मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, किससे मेजरमेंट करेंगे? कंपैरिजन विथ अ सर्टेन इंटरनेशनली एक्सेप्टेड रेफरेंस स्टैंडर्ड इज कॉल्ड द यूनिट। जैसे कि अगर हमने यहाँ पे इसको मेजर किया, इस बोर्ड की लेंथ को मेजर किया, जैसे हमने मान लिया यहाँ पे 1 मीटर है, तो यहाँ पे 1 जो मीटर रहेगा, ये मीटर स्केल एक तरीके से इंटरनेशनली एक्सेप्टेड रेफरेंस है, एक स्टैंडर्ड है जिसकी हेल्प से हम क्या करेंगे? इसको मेजर करेंगे। तो यहाँ पर जो ये मीटर रहेगा, एक तरीके से ये क्या है? ये एज अ यूनिट की तरीके से वर्क करेगा। दैट मीन्स यूनिट ऑफ लेंथ इन मीटर। तो ये हो जाएगा यूनिट्स। तो यूनिट्स के फिर से एक बार डेफिनेशन रिवाइज कर देते हैं। क्या होता है यूनिट्स? यूनिट मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इन्वॉल्व्स द कंपैरिजन विद अ सर्टेन इंटरनेशनली एक्सेप्टेड रेफरेंस स्टैंडर्ड इज कॉल्ड द यूनिट। अब उसके बाद में अगर हम बात करें, तो यहाँ पर कुछ हमारे फिजिकल क्वांटिटी बहुत सारी होती हैं। तो यहाँ पर कुछ फंडामेंटल क्वांटिटी होगी, या फिर हम जिनको कहेंगे बेस क्वांटिटी,
और उन्हीं के कुछ क्या होंगे, यूनिट्स होंगे, जिसकी हेल्प से हम कई सारी यूनिट्स को डिराइव करेंगे, दैट मीन्स नोन एज द डिराइव्ड यूनिट। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर बात करें कि फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती हैं या फिर जिनको हम क्या कहते हैं, बेस यूनिट। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे फंडामेंटल यूनिट और बेस यूनिट। तो फंडामेंटल यूनिट्स और बेस यूनिट दोनों एक ही हैं। तो फंडामेंटल यूनिट या फिर बेस यूनिट क्या हो जाएंगी, अ सेट ऑफ यूनिट, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं फंडामेंटल यूनिट्स या फिर बेस यूनिट क्या होगी कि द यूनिट्स विच इज यूज्ड फॉर द फंडामेंटल और बेस क्वांटिटी आर नोन एज द फंडामेंटल और द बेस यूनिट आर नोन एज द फंडामेंटल यूनिट्स या फिर बेस यूनिट। ठीक है, तो अगर डेफिनेशन लिखें यहां पे तो क्या हो जाएगी, द यूनिट्स विच इज यूज्ड फॉर द फंडामेंटल क्वांटिटी और बेस क्वांटिटी। तो यूनिट, कौन सी यूनिट, जो यूनिट यूज किए जाएंगे किसके लिए, फंडामेंटल क्वांटिटी या फिर बेस क्वांटिटी को, उनको हम क्या बोलेंगे, फंडामेंटल यूनिट और बेस यूनिट। दैट मीन्स द यूनिट फॉर द बेस क्वांटिटी और द फंडामेंटल क्वांटिटीज आर नोन एज द फंडामेंटल यूनिट और बेस यूनिट। अब उसके बाद में बात करते हैं जैसे डिराइव्ड यूनिट। तो डिराइव्ड यूनिट क्या होती है, जो फंडामेंटल यूनिट्स या फिर बेस यूनिट से ही डिराइव की जाती है, उनको बोलेंगे डिराइव्ड यूनिट्स। तो यहाँ पे डिराइव्ड यूनिट की डेफिनेशन लिख लेते हैं, डिराइव्ड यूनिट। तो डिराइव्ड यूनिट्स क्या हो जाएगा, दैट मीन्स द यूनिट्स विच इज मेड अप ऑफ विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स और द बेस यूनिट। तो यहाँ पे डेफिनेशन लिखते हैं, द यूनिट which is derived with the help of fundamental units और बेस यूनिट, उसको बोलेंगे डिराइव्ड यूनिट। तो डिराइव्ड यूनिट क्या हो जाएगी, द यूनिट्स विच इज डिराइव्ड विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स और बेस यूनिट इज नोन एज द डिराइव्ड यूनिट्स। अब अगर हम क्या करें, फंडामेंटल यूनिट्स को और अगर डिराइव्ड यूनिट को दोनों को एक में मिला दें तो ये हमारा बन जाएगा एक कंप्लीट सेट। तो यहां पे बात करेंगे अ कंप्लीट सेट या फिर कह सकते हैं अ सिस्टम ऑफ सेट। तो सिस्टम ऑफ सेट की अगर बात करें, सिस्टम ऑफ सेट, तो सिस्टम ऑफ सेट क्या हो जाएगा, एक ऐसा कंप्लीट सेट जिसमें फंडामेंटल यूनिट्स और डिराइव्ड यूनिट्स दोनों आ जाएं, उसको हम बोलेंगे सिस्टम ऑफ सेट या फिर कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट। तो यहां पे कह सकते हैं सिस्टम ऑफ सेट कह सकते हैं, या फिर अगर डेफिनेशन की बात करें सिस्टम ऑफ सेट ना लिख करके हम लिख सकते हैं सेट ऑफ यूनिट्स, सेट ऑफ यूनिट। तो सेट ऑफ यूनिट क्या हो जाएगा कि अ कंप्लीट सेट ऑफ इन विच द फंडामेंटल यूनिट्स एंड द डिराइव्ड यूनिट्स बोथ कम्स आर नोन एज द सेट ऑफ यूनिट। तो यहां पर डेफिनेशन हो जाएगी अ कंप्लीट सेट ऑफ fundamental units and derived unit both is called set of unit। इसका मतलब क्या हो जाएगा, अ कंप्लीट सेट, एक ऐसा कंप्लीट सेट जिसमें फंडामेंटल यूनिट्स और डिराइव्ड यूनिट्स दोनों आ जाती हैं, उसको बोलेंगे अ सेट ऑफ यूनिट्स।
अब यहाँ पे अगर नेक्स्ट हम बात करें, कुछ हमारे पास यूनिट होती हैं फंडामेंटल यूनिट, तो मेनली हमारे पास 7 फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं फंडामेंटल यूनिट्स की। तो कुछ फंडामेंटल क्वांटिटी होती हैं और कुछ उनके यूनिट्स होंगे। तो मेनली 7 टाइप की हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी होती हैं और उनके कुछ यूनिट हैं। तो यहाँ पे बात करेंगे फंडामेंटल क्वांटिटी, या फिर हम इनको बोलेंगे बेस क्वांटिटी और बेस क्वांटिटी, और उनकी कुछ यूनिट्स होंगी और उन्हीं के कुछ सिंबल होंगे। तो फंडामेंटल या फिर बेस क्वांटिटी की बात करें तो सबसे पहले फंडामेंटल क्वांटिटी में लिखते हैं सबसे पहले लेंथ। तो लेंथ की यूनिट जानते ही होंगे आप लोग, मीटर होती है और सिंबल एम। सेकेंड, मास की अगर बात करें तो मास की यूनिट किलोग्राम और सिंबल हो जाएगा यहाँ पे केजी। सेकेंड, थर्ड अगर बात करें टाइम, तो टाइम की यूनिट यहाँ पे सेकेंड हो जाएगी एंड इसको हम स्मॉल एस से डिनोट करते हैं सिंबल। और फोर्थ, अगर टेम्परेचर की बात करें, टेम्परेचर, तो टेम्परेचर की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है केल्विन और इसको हम के से डिनोट करते हैं। फिफ्थ, अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक करंट, तो इलेक्ट्रिक करंट की जो यूनिट होती है वो होती है एम्पियर और इसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर और अगर सिक्स बात करें लुमिनस इंटेंसिटी, तो लुमिनस इंटेंसिटी की यूनिट हो जाती है कैंडेला और इसको सी डी से रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल। सेवेंथ लास्ट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो जाएगी, उसकी यूनिट मोल हो जाएगी और MOL इसका सिंबल हो जाएगा। तो मेनली 7 टाइप की फंडामेंटल क्वांटिटी होती हैं और उनकी ये कुछ यूनिट है। तो लेंथ है तो लेंथ की यूनिट मीटर हो जाएगी, सिंबल एम है। मास की यूनिट किलोग्राम, टाइम की हमारी सेकंड, टेम्परेचर की केल्विन और इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर हो जाएगा, लुमिनस इंटेंसिटी की कैंडेला हो जाएगी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की हो जाएगी यहाँ पे मोल हो जाएगी। अब उसके बाद में कुछ यहाँ पर इंटरनेशनल सिस्टम होते हैं, मेनली 3 इंटरनेशनल सिस्टम होते हैं जिसके अकॉर्डिंग हम सभी चीजों को मेजर करते हैं। तो यहाँ पे एनालिसिस करेंगे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। तो मेनली 3 टाइप के इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट होते हैं। यहाँ पे लिखेंगे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट मेनली 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट, यहाँ पे अगर हम बात करें सीजीएस सिस्टम, सेकेंड एफपीएस सिस्टम एंड द थर्ड वन इज द एमकेएस सिस्टम। तो इसमें जो फर्स्ट वर्ड रहेगा वो डिनोट करेगा लेंथ, सेकेंड मास को डिनोट करेगा, बताएगा, और थर्ड जो रहेगा वो हमें टाइम बताएगा। तो अगर सीजीएस सिस्टम की बात करें तो सीजीएस सिस्टम में अगर लेंथ की बात करें तो लेंथ की यूनिट हो जाती है सेंटीमीटर, मास की यूनिट ग्राम एंड द यूनिट ऑफ टाइम इन सीजीएस सिस्टम विल बी सेकेंड। And if we talk about the FPS system, then the unit of the length will be feet and unit of the mass will be pound and time in second.
एंड इफ वी टॉक अबाउट द एमकेएस सिस्टम, तो एमकेएस सिस्टम में लेंथ ऑफ यूनिट हो जाएगी मीटर और लेंथ मास, यूनिट ऑफ मास हो जाएगी किलोग्राम या फिर केजी लिख देते हैं यहाँ पे। और टाइम की बात करें तो टाइम सभी सिस्टम में सेम ही रहेगा, सेकंड में ही मेजर करेंगे। तो ये मेनली 3 टाइप के इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट होते हैं। फर्स्ट वन इज द सीजीएस सिस्टम, सेकंड वन इज द एफपीएस सिस्टम एंड द लास्ट वन इज द एमकेएस सिस्टम। तो in CGS system the unit of the length is centimeter, the unit of the mass is gram and the unit of the time in second. And if we talk about the FPS system, तो FPS system में unit of length meter, unit of mass in pound and unit of time is second. And if we talk about the MKS system, so the unit of the length will be in meter and unit of the mass in kilogram and unit of the time in second. अब यहाँ पर नेक्स्ट हम बात करते हैं जैसे कि कुछ कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट होती हैं, जैसे कि यहाँ पे प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। देखते हैं प्लेन एंगल क्या होता है और सॉलिड एंगल क्या होता है। तो अब अगर हम प्लेन एंगल की बात करें, प्लेन एंगल, तो प्लेन एंगल जैसे कि मान लें यहां पर हमारा कोई एक सर्किल है और ये उसका सेंटर है, तो इसकी कुछ रेडियस कंसीडर कर लेते हैं आर। और अगर हम क्या करते हैं इसमें इस आर्क पे कुछ लेंथ कवर करते हैं डीएस, और ये भी हमारी आर ही होगी, तो यहां पर ये एक आर्क इस सेंटर पे एक एंगल सबटेंड करेगी जिसको हम डी थीटा बोलेंगे, और यही हमारा कहलाएगा प्लेन एंगल। तो प्लेन एंगल जनरली 2D में फाउंड होगा। तो यहां पर अगर प्लेन एंगल की बात करें तो प्लेन एंगल हो जाएगा, अगर हम इसको कंसीडर कर लें, सेंटर O है, ये A है और ये B है, तो प्लेन एंगल इज इक्वल टू हो जाएगा आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस। तो प्लेन एंगल यहाँ पे है डी थीटा, हमने कंसीडर किया है। आर्क यहाँ पे कितनी हो जाएगी, ए बी आर्क है, और रेडियस कितनी है यहाँ पे ओ ए, तो डी थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा ए बी की वैल्यू कितनी हमने कंसीडर की, कितनी यहाँ पे लेंथ इसने कवर किया है डीएस, तो ये हो जाएगा डीएस डिवाइडेड बाई रेडियस हो जाएगी आर। तो यहां से डी थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा डीएस बाई आर, दैट इज नोन एज द प्लेन एंगल। तो डी थीटा क्या हो जाएगा, डी थीटा ये हमारा प्लेन एंगल, और डीएस अगर हम बात करें तो डीएस एक तरीके से ये क्या है आर्क, या फिर कह सकते हो कवर्ड लेंथ, ठीक है। और ये आर क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। तो अगर लिख दें तो यहाँ ये हो जाएगा रेडियस, और ये हो जाएगी कवर्ड डिस्टेंस, या फिर कह सकते हैं आर्क। ओके, तो अगर हम बात करें प्लेन एंगल को डिनोट किससे करेंगे, तो प्लेन एंगल को हम डिनोट करते हैं रेडियंस, ठीक है। प्लेन एंगल को हम रेडियन में डिनोट करेंगे। और अगर इसकी यूनिट की बात करें या फिर डायमेंशन की ही बात कर लेते हैं, अभी डायमेंशन की बात करेंगे तो डायमेंशन यानी ये यहाँ पे जो कवर किया कुछ इसने लेंथ कवर की होगी एल, और अगर रेडियस है तो ये भी हमारी एक तरीके से लेंथ ही है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा L0। इसका मतलब प्लेन एंगल जो होता है वो डायमेंशन लेस होता है, इसकी कोई भी डायमेंशन नहीं होती है, दैट मींस L0। तो प्लेन एंगल को अगर ऐसे भी डिफाइन करें तो इट इज द रेशियो ऑफ द आर्क टू द रेडियस, इज नोन एज द प्लेन एंगल, एंड इट इज डिनोटेड बाय द डी थीटा। डी थीटा इक्वल टू डीएस डिवाइडेड बाय आर। डीएस क्या है, ये स्मॉल डिस्टेंस जो भी इसने कवर की है, और ये हमारी एक डायमेंशन लेस यूनिट होती है। और अगर हम नेक्स्ट बात करें क्यूबिक एंगल की, तो क्यूबिक एंगल नेक्स्ट है हमारा क्यूबिक एंगल। क्यूबिक एंगल तो हमने ये बताया था कि सॉलिड एंगल रहेगा जो वो 2D में रहेगा, कोन है तो कोन हमारा 3D में होता है, और ये कुछ मान लेते हैं इसने एरिया कवर करेगा ये
डी एरिया कवर करेगा। और यहाँ पर एंगल जो सब्सटेंड होगा वो एंगल मान लेते हैं डी ओमेगा, यहाँ पे एंगल हो जाएगा। तो इसको कंसीडर कर लेते हैं, ये हो जाएगा ओ और ये है ए और ये है डी हमारा। तो अगर यहां पर हम बात करें क्यूबिक एंगल की, तो क्यूबिक एंगल और ये रेडियस इसकी आर हो जाएगी, ठीक है। तो क्यूबिक एंगल की बात करें तो क्यूबिक एंगल हो जाएगा क्यूबिक एंगल, जिसको हम डिनोट करेंगे डी ओमेगा से। तो डी ओमेगा इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे डी ए डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो ये हमारा हो जाएगा क्यूबिक एंगल। तो अगर क्यूबिक एंगल की बात करें तो इट इज द रेशियो ऑफ द एरिया कवर्ड डिवाइडेड बाई स्क्वायर ऑफ रेडियस। और क्यूबिक एंगल को हम डिनोट करेंगे, तो यहां पे हम बात कर रहे थे क्यूबिक एंगल की। तो क्यूबिक एंगल क्या हो जाएगा, इट इज द रेशियो ऑफ द एरिया कवर्ड डिवाइडेड बाई स्क्वायर ऑफ रेडियस। तो क्यूबिक एंगल को हम डी ओमेगा से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर यहाँ पे लिख देते हैं, इसको बोलेंगे ओमेगा, तो डी ओमेगा से रिप्रेजेंट करेंगे। हालांकि इसको इलेक्ट्रिसिटी में हम इसको ओम पढ़ते थे, लेकिन क्यूबिक एंगल में इसको ओमेगा पढ़ेंगे। तो डी ओमेगा इज इक्वल टू डी ए डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। आर तो हमारी क्या रहेगी, रेडियस ही रहेगी। और क्यूबिक एंगल भी एक तरीके से डायमेंशन लेस यूनिट होती है, डायमेंशन लेस, इसका मतलब इसकी भी कोई भी डायमेंशन नहीं होती है। और अगर हम यहाँ पे बात करें तो एंगल को हम रेडियन में डिनोट करते हैं और क्यूबिक एंगल को स्टेरेडियन में। तो क्यूबिक एंगल को हम डिनोट करेंगे स्टेरेडियन में, स्टेरेडियन। ओके, तो ये हो गया हमारा क्यूबिक एंगल और प्लेन एंगल। तो प्लेन एंगल को हम रेडियन में डिनोट करेंगे, क्यूबिक एंगल को स्टेरेडियन में। वो 2D में फॉर्म्ड होगा, ये हमारा 3D में फॉर्म्ड होगा। और वो हो जाता है थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी एस डिवाइडेड बाई आर। ये हो जाएगा डी ओमेगा इज इक्वल टू डी ए डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अब अगर नेक्स्ट बात करें यहाँ पे, तो नेक्स्ट मेथड रहेगा हमारा पैरेलैक्स मेथड। तो पैरेलैक्स मेथड क्या होता है या पैरेलैक्स क्या होता है, उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो पैरेलैक्स मेथड या पैरेलैक्स मेथड, तो क्या होता है पैरेलैक्स मेथड। तो अगर हम बात करें, जैसे कि ये मार्कर है, इसको हम सामने इस समय रखते हैं इसको, और हम अपनी एक आइज को यहाँ पे क्लोज करते हैं, तो हम ये पाएंगे कि ये जो मार्कर है इस वाली आइज के बहुत ही क्लोज में है। अगर हम इसको क्या करते हैं, इस वाली को अगर हम क्लोज करते हैं आइज को, तो हम ये देखते हैं कि ये जो मार्कर है इस वाले के क्लोज में है। तो यहाँ पे ये क्या होता है कि जैसे इसकी जो पोजीशन है वो चेंज हो जाती रहती है पॉइंट के रिस्पेक्ट में। तो पैरेलैक्स मेथड का मतलब क्या होता है कि अगर किसी भी पॉइंट की या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो पॉइंट के रिस्पेक्ट में, यहाँ पर जब भी हम इस मार्कर को सामने रख रहे हैं, तो यहाँ पर जब भी हम इस आइज को क्लोज कर रहे हैं तो हम देखते हैं कि इस वाली आइज के ये पास में आता है। अब जब हम इस वाली आइज को क्लोज कर लेते हैं तो ये देखते हैं कि ये जो मार्कर है इस वाली आइज के पास में आ जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि पॉइंट के रिस्पेक्ट में किसी ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो चेंज हो रही है, उसको बोलते हैं पैरेलैक्स। और इस मेथड को बोलते हैं पैरेलैक्स मेथड। और ये किस लिए यूज किया जाता है, इट इज यूज फॉर द मेजरिंग दी लॉन्ग डिस्टेंसेस। तो लॉन्ग डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। लॉन्ग डिस्टेंसेस तो कैसे कौन सी लॉन्ग डिस्टेंस है, जैसे कि अर्थ से अगर किसी भी हमें प्लेनेट की डिस्टेंस को मेजर करना है, या अर्थ से सन की क्या डिस्टेंस है, या अर्थ से मून की क्या डिस्टेंस है, तो इस टाइप की डिस्टेंस को मेजर करने के लिए पैरेलैक्स मेथड का यूज करते हैं। तो अगर पैरेलैक्स क्या होता है, पैरेलैक्स की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो टू चेंज the position of object with respect to point is called parallax, and this method is called or is known as parallax method. पैरेलैक्स मेथड, तो इसको हम बोलेंगे पैरेलैक्स मेथड।
अब अगर जैसे कि मान लेते हैं कि यहाँ पर ये हमारी अर्थ है और एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। यहाँ पर मान लेते हैं कि हमारा कोई जो सोर्स है जिसको हम देख रहे हैं, मान लेते हैं ये सन है, और सबसे पहले हम पॉइंट ए से इसको देखते हैं, तो ये कंसीडर कर लेते हैं कि ये डी डिस्टेंस पे है। फिर पॉइंट बी से इसको देखते हैं, तो ये डिस्टेंस हमने कंसीडर कर ली कि डी है, और ये जो ए बी है इसको हम कंसीडर कर लेते हैं कि ये बेस है इसका ए। तो अर्थ एक एंगल यहाँ पर सस्टेंड करेगी, जो भी हमारा प्लेनेट होगा या जो भी सन है यहाँ पर एक एंगल सस्टेंड करेगा, जिसको हम कंसीडर कर लेते हैं थीटा। और ये जो एंगल रहेगा ये कहलाएगा पैरेलैक्स एंगल या फिर पैरेलैक्टिक एंगल। यहाँ पे लिख देते हैं पैरेलैक्स एंगल और पैरेलैक्टिक एंगल, पैरेलैक्टिक एंगल। तो अगर हम यहाँ पे फिर से अगर देखें, इसको हम इरेज करते हैं, तो यहां से हमें फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट करना है डिस्टेंस, कि इसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी अर्थ से। ये क्या है, ये अर्थ है और ये हमारा सन है। अर्थ से सन की डिस्टेंस क्या हो जाएगी। तो यहां पर अगर हम मेजर करें, तो अगर इसको कंसीडर करें कि ये हमारा सेंटर है, क्योंकि अर्थ हमारी राउंड शेप में होती है, तो इसको अगर देखें यहां से इस तरीके से अगर कर लेते हैं, तो ये जो डी रहेगा कैपिटल डी, वो एज अ रेडियस की तरीके से वर्क करेगा, और जो बी रहेगी यानी जो ए बी डिस्टेंस है ये एज अ आर्क की तरीके से वर्क करेगी। और ये एंगल है, तो अगर हम एंगल की बात करें तो एंगल इक्वल्स टू क्या होता है, अभी देखो हमें पता था, एंगल इक्वल्स टू होता है आर्क डिवाइडेड बाई रेडियस। तो यहाँ से एंगल हमने क्या कंसिडर किया है, थीटा इक्वल्स टू, जो कि पैरेलैक्टिक एंगल है। और आर्क यहाँ ए बी एज अ आर्क काम वर्क करेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा बी डिवाइडेड बाई, सॉरी यहाँ पे आर्क हो जाएगा, आर्क हो जाएगी, हाँ ठीक है, बी और डिवाइडेड बाई रेडियस। तो रेडियस यहाँ पे कितना है, डी। तो ये हो जाएगा थीटा इक्वल्स टू बी डिवाइडेड बाई डी। लेकिन हमें तो डी को फाइंड आउट करना है, तो डी इक्वल्स टू हो जाएगा बी डिवाइडेड बाई थीटा। तो ये इस तरीके से यहाँ पर हमें फॉर्मूला अचीव हो जाता है डिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए। तो बी क्या है, बी हमारा बेस है, ठीक है। थीटा, थीटा हो जाएगा पैरेलैक्टिक एंगल, अभी पहले ही बताया है, पैरेलैक्टिक एंगल और पैरेलैक्स एंगल। और डी क्या है, डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट, कह सकते हैं प्लैनेट फ्रॉम द अर्थ। किसी भी ऑब्जेक्ट की अर्थ से प्लैनेट तक की जो डिस्टेंस है, या प्लैनेट से अर्थ तक की जो डिस्टेंस है, उसको हम कैपिटल डी से कंसीडर करेंगे। और ये जो रेशियो रहेगा बी डिवाइडेड बाई डी का, बी डिवाइडेड बाई डी का जो रेशियो रहेगा वो क्या रहेगा, वो बहुत ही छोटा रहेगा। किसके रिस्पेक्ट में, क्योंकि बी जो है वो हमारा बहुत ही छोटा है कंपेरिजन टू डी के रिस्पेक्ट में। तो ये हमारा हो जाता है पैरेलैक्टिक एंगल, सॉरी पैरेलैक्स मेथड। और इस पैरेलैक्स मेथड से हम क्या करते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस को मेजर करते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि किस तरीके से पैरेलैक्स मेथड का यूज करके हम डिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब अगर जैसे मान लेते हैं कि कोई एक प्लेनेट दिया गया है और उसकी डायमीटर गिवन है, तो हम कैसे डिस्टेंस को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि कोई एक प्लेनेट है और इसकी डायमीटर स्मॉल डी गिवन है, और ये अर्थ पे, ये मान लेते हैं कोई अर्थ है, यहाँ पे ये अर्थ है, और इस अर्थ के ऊपर जो डायमीटर है प्लेनेट की, वो एक एंगल सस्टेन करती है, जिसको हम कंसिडर कर लेते हैं अल्फा। और हमें फाइंड आउट क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है इसकी। तो फिर से पैरेलैक्स मेथड का यूज करेंगे, क्योंकि हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। ये हमारा एंगल हो गया, ये एंगल जो सब्सटेंड किया जाएगा, ये प्लेनेट की जो डायमीटर होगी उसके द्वारा एंगल सब्सटेंड किया जाएगा अर्थ के ऊपर। तो ये पॉइंट ए कंसिडर कर लेते हैं, ये बी हो जाएगा, और ये पॉइंट हम कंसिडर कर लेते हैं ओ।
तो यहां पर भी अगर हम एक तरीके से देखें कि वही फार्मूला लगाएं, प्लेन एंगल या फिर एंगल इज इक्वल टू होता है, एंगल इज इक्वल टू हो जाएगा आर्क डिवाइडेड बाई रेडियस। अब यहां पर देखते हैं कि वहां पर उस समय जब हमने फर्स्ट केस में हमने ये कंसीडर किया था कि ये हमारा बेस था ए और बी, यहां पर कोई एक ऑब्जेक्ट था और ये एज आर्क की तरीके से वर्क कर रहा था, और इस केस में ये वाला आर्क की तरीके से वर्क करेगा। तो आर्क हमारी हो जाएगी यहाँ पे ए बी डिवाइडेड बाई रेडियस सेम ही रहेगी। तो रेडियस कितनी यहाँ पे ओ बी और ए ओ आपस में सेम है, तो कोई भी एक लिख लेते हैं ओ बी। अब एंगल इज इक्वल टू हो गया ए बी डिवाइडेड बाई ओ बी। तो एंगल हमारा क्या है, यहाँ पे हमने कंसीडर किया है कि अल्फा एंगल होगा जो कि सबटेंड किया जाएगा डायमीटर के द्वारा किस अर्थ पे। तो ए बी की डिस्टेंस है हमारी यहाँ पे ए बी है स्मॉल डी, तो स्मॉल डी डिवाइडेड बाई ओ बी, तो ओ बी है कैपिटल डी यहाँ पे। तो अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा डी डिवाइडेड बाई स्मॉल डी डिवाइडेड बाई कैपिटल डी, या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हैं स्मॉल डी इक्वल टू अल्फा इंटू कैपिटल डी। तो ये कब हम फार्मूले का यूज करेंगे इसका, जब प्लेनेट की डायमीटर गिवन होगी और प्लेनेट की डायमीटर के द्वारा कोई एक एंगल सबटेंड किया जाएगा अर्थ के ऊपर, और हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करनी होगी कि प्लेनेट की अर्थ से डिस्टेंस कितनी है। ओके, तो उस समय हम इसका यूज करेंगे डी इक्वल टू अल्फा इंटू डी। अब यहां पे नेक्स्ट एक क्वेश्चन एनसीईआरटी से रिलेटेड कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, तो हमें फाइंड आउट करना है एंगल को इन रेडियन में। तो क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द एंगल ऑफ 1 डिग्री, फर्स्ट 1 डिग्री एंड 1 मिनट and in 1 second in radians, और यहां पे गिवन है, क्या गिवन है, यूज 2 पाई इज इक्वल टू 360 डिग्री एंड 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। ओके, तो ये यहां पे हमें गिवन है। फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट करना है हमें एंगल, किसमें एंगल फाइंड आउट करना है, रेडियन में। 1 डिग्री में कितने रेडियन होंगे, फिर उसके बाद में ये इसको बी कंसीडर कर लेते हैं, बी में यानी 1 मिनट में कितने रेडियन होंगे और 1 सेकेंड में कितने रेडियन होंगे। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो अगर यहां पर देखें गिवन हमें क्या है, 2 पाई इज इक्वल टू गिवन है 360 डिग्री, तो यहाँ पे 2 पाई इज इक्वल टू गिवन है 360 डिग्री। अगर हम यहाँ से 1 डिग्री निकालें तो ये हो जाएगा 2 पाई डिवाइडेड बाई 360 इज इक्वल टू 1 डिग्री, 360 डिवाइड में आ जाएगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2 पाई, अगर इसको डिवाइड करें तो यहाँ पर देखो डिवाइड हो रहा है, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 एंड 0, तो यह आ जाएगा पाई डिवाइडेड बाई 180 इज इक्वल टू 1 डिग्री। अब यहाँ पर देखें अगर, तो पाई की वैल्यू हम पुट कर देते हैं, तो पाई की वैल्यू 22 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 180 इज इक्वल टू 1 डिग्री। तो ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18 एंड 0। तो यहाँ पर हमारा बचेगा 11 डिवाइडेड बाई 7 9 जा 63, दैट मीन्स 630। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 63 इंटू 10, क्योंकि ये ऊपर जाएगा तो 10 की पावर -1 हो जाएगा, ये हमारा 1 डिग्री इक्वल टू। तो इसको ऊपर अगर लेकर के जाएं तो 11 इंटू 10 टू पावर हो जाएगा -1 डिवाइडेड बाई 63। तो 11 डिवाइडेड बाई 63 को जब हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 0.1746 इंटू 10 टू पावर -1 इज इक्वल टू 1 डिग्री। तो अगर इसको तो सही करके लिखते हैं, यानी
1.746 इंटू 10⁻⁻2 रेडियन इज इक्वल टू 1 डिग्री। तो 1 डिग्री में अगर देखेंगे कितने रेडियन हो जाते हैं, तो 1 डिग्री में हो जाएगा 1.746 इंटू 10⁻⁻2 रेडियन। अब नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं कि ये तो हमारा हो गया 1 डिग्री में कितने रेडियन होंगे, तो 1 डिग्री में हमारे 1.746 इंटू 10⁻⁻2 रेडियन होंगे। अब यहाँ पर फिर से दिया है कि 1 डिग्री इक्वल टू दिया है 60 मिनट। अब हमें ये बताना है कि 1 मिनट में कितने रेडियन होंगे। तो यहां से इसको इरेज करते हैं और इसको हम यूज करेंगे अभी। तो क्या फाइंड करना, हमें गिवन है कि 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट। तो 1 डिग्री इक्वल टू हमें गिवन है 60 मिनट। और अगर यहां से देखें तो ये हो जाएगा 1 डिग्री डिवाइडेड बाय 60 इज इक्वल टू हो जाएगा 1 मिनट। 1 मिनट इक्वल टू 1 डिग्री डिवाइडेड बाय 1/60। अब हमें ये पता है कि 1 डिग्री में अभी हमने फाइंड आउट किया कि कितने रेडियन होते हैं, 1.746 इंटू 10⁻⁻2 रेडियन। तो यहां पर पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 1.746 इंटू 10⁻⁻2 रेडियन और डिवाइडेड बाय 60 हो जाएगा इज इक्वल टू 1 मिनट। अब इसको फिर से थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 1.746 10⁻⁻2 डिवाइडेड बाय 60 को हम लिख सकते हैं 6 इंटू 10, क्योंकि ये ऊपर जाएगा तो माइनस में पावर 1 हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 1 मिनट। अब इसको जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा 6 1 जा 6 और यहाँ पे 6 2 जा 12, 0 पॉइंट लगा लेंगे तो 6 2 जा 12, यहाँ पे बचेगा 5, यानी हो जाएगा यहाँ पे 54। तो 6 9 जा हो जाएगा 54 और यहाँ पे क्योंकि पूरा डिवाइड हो गया 0 लगाएंगे एंड 6 1 जा 6। तो ये हमारा आ गया, इसको इरेज कर देते हैं। तो आ गया हमारा 0.2901 और ये 10 की पावर ऊपर जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 10 की पावर -3, क्योंकि 10 की पावर -2 ये ऊपर आएगा तो 10 की पावर -1 और यहाँ पर ऐड हो जाएगी और ये हो जाएगा 1 मिनट के बराबर में। अब यहाँ पे इसको लिखते हैं, इस पॉइंट को यहाँ पे ले जाएंगे तो 10 की पावर एक और इंक्रीज हो जाएगी, सॉरी डिक्रीज हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 2.91, इसको राउंड ऑफ करके लिख देते हैं तो 10 टू पावर हो जाएगा -4 रेडियन इक्वल टू 1 मिनट। इसका मतलब 1 मिनट में कितने रेडियन हो जाएंगे, 1 मिनट में हो जाएंगे 2.91 इंटू 10 टू पावर -4 रेडियन। और 1 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं, 1.746 इंटू 10 टू पावर -2 रेडियन के बराबर। अब यहाँ पे लास्ट का क्या हमें फाइंड आउट करना है, लास्ट में हमें फाइंड आउट करना है कि बताना है कि 1 सेकंड में कितने रेडियन होंगे। तो 1 सेकंड में भी रेडियन निकाल लेते हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं। हमें यहाँ पे गिवन है कि 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड और हमें निकालना है 1 सेकंड में। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 मिनट डिवाइडेड बाय 60 इज इक्वल टू हो जाएगा 1 सेकेंड। और 1 मिनट में हम निकाल चुके हैं कि कितने रेडियन होते हैं यहाँ पर। तो 1 मिनट में होते हैं 2.91 इंटू 10 टू पावर -4 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 60 इज इक्वल टू 1 सेकेंड। तो इसको पूरे को जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 4.85 इंटू 10 टू पावर -6 रेडियन इज इक्वल टू 1 सेकेंड। इसको जब सॉल्व कर लेना तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी 4.85 इंटू 10 टू पावर -6 रेडियन के बराबर में। तो इस तरीके से हमने ये देखा कि 1 डिग्री में कितने रेडियन होंगे, तो 1.746 इंटू 10 टू पावर -2 रेडियन। 1 मिनट में देखा कितने रेडियन होंगे, 2.91 इंटू 10 टू पावर -4 रेडियन। और 1 सेकंड में कितने रेडियन हो जाएंगे, 4.85 इंटू 10 टू पावर -6 रेडियन।